नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है। आज शुरुआत ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के महाभारत जैसी जो लड़ाई हो गई है उस खबर से करना चाहूंगा, क्योंकि आपने खबर को पसंद भी किया है। बात यह है कि यूपी के चुनाव पास आते जा रहे हैं और ऐसे में अब खेमेबंदी तेज हो गई है। अपने अपने साथ गठबंधन का दौर चल रहा है और दोनों धड़े, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी, उनका गठबंधन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मजबूत है। आज ऐसी कुछ खबरें हैं, उनको लेकर सबसे पहले आपके सामने हाजिर होते हैं। आज इंडिया चाहता क्या है आपको बताते हैं। गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच, यानी राष्ट्रीय लोकदल के बीच। 36% लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। सबसे अधिक लोग इसी दोनों की दोस्ती पर, यूपी के दो लड़के एक नए अंदाज में हैं, उनके बारे में देखना चाहते हैं। नंबर दो पर इंडिया यह भी जानना चाहता है कि क्या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में जीत का गहना बन पाएगा, क्योंकि कल इसके शिलान्यास के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहां नोएडा और नोएडा के आसपास बहुत ही भव्य तैयारियां की गई हैं। वहीं इंडिया आज ये भी जानना चाहता है, 18% लोगों ने इस खबर को पसंद किया है कि अखिलेश यादव और जयंत अगर हाथ मिला लेते हैं तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी के अपने सगे दादा हैं। कहानी क्या है आपको डिटेल में तफसील से बताएंगे। इन दोनों सियासी परिवारों के बीच में एक तरफ सिंह परिवार और एक तरफ यादव परिवार। आप देखिए, लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश के चुनावों में है, तो चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। हर रोज नए नए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और लगभग ये लगने लगा है कि इस बार का ये चुनाव भाजपा बनाम सपा हो गया है। इसमें अखिलेश यादव ताबड़तोड़ कई दलों के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से अखिलेश यादव हमेशा हेडलाइंस में, सुर्खियों में छाए हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही चल रहा है कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठजोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी तोड़ हो सकता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बीते कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी नए नए गठबंधन की, घटक दलों की, घटक सहयोगियों की घोषणा कर रही है। आज भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। कहने को छोटी छोटी पार्टियां हैं, पर एक समाज को, एक तबके को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो गठजोड़ बना रहे हैं अखिलेश यादव, क्या यही बीजेपी का तोड़ होगा? आइए इसी पर देखते हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2017, यूपी के दो लड़के पार्ट 1। फ्लॉप शो। साल 2022, यूपी के दो लड़के पार्ट 2। हिट या फ्लॉप। जयंत के साथ बदलाव की ओर बढ़ते कदम। बीजेपी को हराने और सत्ता में बदलाव के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने कदम बढ़ा दिए हैं। ये कदम चुनावी रास्ते में साथ साथ चलने के लिए हैं। टारगेट पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी जाटलैंड का वो इलाका जिस पर अखिलेश की सत्ता की आस टिकी है। वैसे दोनों के बीच गठबंधन की बात तो पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में प्रियंका और जयंत की मुलाकात से सुगबुगाहट बढ़ गई। लेकिन कल सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया। अब बस ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 3 दर्जन सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सीटों को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दोनों पार्टियां साथ आएंगी। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इस चुनाव में आरएलडी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं और संकेत देते हैं कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले बौखलाई थी, अब पगला गई है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही विचार की पार्टी हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी के वट वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए इसमें गठबंधन टूटा कभी नहीं था, पर लोगों ने क्यास लगा रहे थे सीटों का। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे और आरएलडी अकेले। इस चुनाव में बीजेपी के सामने दोनों का सूपड़ा साफ हो गया था। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से 21 सीटें आई थी, जबकि आरएलडी सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2017 में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना की घटनाओं से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जाट वोट बीजेपी के पक्ष में चला गया। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की फांस बीजेपी को परेशान कर रही है। 2017 में वो सत्ता से हटी इसलिए कि वो अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। राष्ट्रीय लोकदल है वो भी अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जो सत्ता है वो चाहते हैं कि कैसे हम उनसे छीन करके प्राप्त कर लें। वैसे यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ है। 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी के सबसे ज्यादा 12 विधायक बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी के सबसे ज्यादा 5 सांसद बने थे। यूपी का चुनावी गेम पश्चिमी यूपी की परफॉर्मेंस पर टिका है। किसान आंदोलन के चलते एसपी आरएलडी को उम्मीद है कि इस बार इस इलाके में उनका सिक्का चलेगा, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। ऐसे में किसानों की नाराजगी को बनाए रखने में यूपी के ये दो लड़के कितना कामयाब हो पाते हैं, इसी पर टिका है जीत हार का गणित। यूपी के लड़के पार्ट 2 को समझाने की कोशिश की इस कहानी के जरिए। लेकिन एक चीज आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। 5 साल पहले अखिलेश यादव सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ अपना एक गठजोड़ बनाया था और यह फॉर्मूला बीजेपी का हिट हुआ था। अखिलेश यादव को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब आज 5 साल बाद यानी अगला चुनाव जब आ रहा है तो अखिलेश यादव विपक्ष में है, वो बीजेपी के उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं जैसे बीजेपी ने किया। अब अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलग अलग इलाकों में गठबंधन कर अपनी लीड दिखाना चाहते हैं। यानी बीजेपी के तरीके से ही बीजेपी को मात देने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हैं। तो आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय की अब बारी है, जो आपके सामने रख देता हूं। और राय बहुत साफ है कि अखिलेश का अलग अलग इलाकों में अलग अलग छोटे दलों से गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें इस बार बढ़ा सकता है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आपकी राय का हमको इंतजार होगा। आपकी मिस कॉल रोज हजारों की संख्या में हमारे पास आते हैं। आज भी हम आपकी जो मिस कॉल्स आएंगी उसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे शो के लेकिन आखिर में। एक बार फिर अपनी राय दोहरा देता हूं और फिर आप मिस कॉल जरूर करिएगा। अखिलेश के गठबंधन से बीजेपी को इस बार मुश्किल हो सकती है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने बीएसपी और आरएलडी दोनों से गठबंधन किया था, लेकिन बीजेपी के आगे गठबंधन के पुर्जे उड़ गए। अब बीएसपी तो अलग है, लेकिन एसपी और आरएलडी के गठबंधन में कुछ बेहतर आसार हैं तो कुछ कमियां भी दिखती हैं। हमको बैलेंस तरीके से इस गठबंधन को देखना होगा। इस गठबंधन के कारण पश्चिमी यूपी में अखिलेश का प्रभाव बढ़ेगा तो जयंत चौधरी को भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का, पैर पसारने का मौका मिल सकता है। जयंत के पिता अजीत सिंह का अभी कोविड काल के दौरान निधन हुआ है और इसीलिए सारा दारोमदार अब जयंत के कंधों पर है। लेकिन नकारात्मक पहलू इस गठबंधन का यह है कि इन दोनों का पिछला गठजोड़ नाकाम रह गया था। अखिलेश और जयंत को किसान आंदोलन से फूटे गुस्से का इस इलाके में पश्चिमी यूपी में फायदा मिल सकता है, लेकिन गैर जाट वोटों में अगर रिएक्शन हो गया तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा कम हो सकता है, यानी अखिलेश और जयंत के गठजोड़ को फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं कहीं अगर धर्म के नाम पर चुनाव पास आते आते वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो एसपी और आरएलडी की उम्मीदें खटाई में पड़ सकती हैं और भाजपा को फायदा पहुंच सकता है। ये सब बातें चुनाव विश्लेषक जो
कवर करते हैं उनके टिप्पणियों के आधार पर हमने तैयार किए। अखिलेश यादव लगभग 48 साल के हैं और जयंत चौधरी 42 साल के हैं। इनका युवा होना काम आ सकता है, तो वहीं बीजेपी के पास भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, वो भी लगभग उसी उम्र के हैं, 49 वर्ष के, यानी अखिलेश के ही बराबर। तो वो इनके युवा होने के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अखिलेश हो या जयंत चौधरी, दोनों को राजनीति और अपनी पार्टी की कमान अपने पिता से विरासत में मिली है। जयंत चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे हैं, तो अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। लेकिन एक सिरा ऐसा है जो राजनीतिक तौर पर दोनों परिवारों को आपस में जोड़ता है, और वो है चौधरी चरण सिंह से इनका रिश्ता। अतीत के इसी रिश्ते को बताती हुई मेरे सहयोगी पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि ये दो परिवार, दो खानदान क्यों अगर पास में आ रहे हैं तो विपक्ष परेशान हो रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का नाता आज का नहीं, बल्कि ये दोनों उस पेड़ की दो शाखाएं हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह मतलब राजनीति के असली चौधरी और किसानों के मसीहा, वो नाम जिसका असर आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ता है। बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं। पहले इस रिश्ते को समझिए। चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, जो विलायत से लौटने के बाद राजनीति से जुड़े, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे जो पूरे राजनीतिक संघर्ष में उनके साथ रहे। मुलायम को चरण सिंह का मानस पुत्र भी कहा जाता है। अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी और मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव, जो अब यूपी की चुनावी लड़ाई के लिए हाथ मिला रहे हैं। मुलायम ने राजनीति का ककेरा भले ही राम मनोहर लोहिया से सीखा हो, लेकिन सत्ता के समीकरण का जोड़ घटाव उन्हें सिखाने वाले चरण सिंह ही थे। 70 के दशक में जाट और यादव वोटों को मिलाकर चरण सिंह ने जिस राजनीति की शुरुआत की, उसी आधार को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मुलायम सिंह ने बनाया। 1968 में राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद मुलायम चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। 1974 में भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विलय के बाद नई पार्टी भारतीय लोक दल का गठन हुआ। 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ तो भारतीय लोक दल जनता पार्टी के साथ हो गई। 1979 में चरण सिंह ने खुद को जनता पार्टी से अलग कर लिया तो मुलायम उनके साथ हो गए। चरण सिंह ने नई पार्टी लोकदल का गठन किया और मुलायम यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल बने। चरण सिंह जी मुलायम सिंह यादव को बहुत करीब से जानते समझते थे और वो चाहते भी थे कि उनका उत्तराधिकार मुलायम सिंह जी को मिले, क्योंकि उस समय तक अजीत सिंह अमेरिका में अपनी नौकरी कर रहे थे, अपना समय अमेरिका में दे रहे थे। मुलायम को ऐसा लगता था कि चरण सिंह की राजनीतिक विरासत उनके हिस्से आएगी, लेकिन इसी बीच विलायत से चौधरी अजीत सिंह देश लौट आए और यहीं से गुरु भाइयों के बीच शुरू हुई विरासत की तकरार। 1987 में चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। अजीत सिंह लोकदल अ के मुखिया बने, जबकि मुलायम सिंह यादव लोकदल ब में शामिल हो गए। 1989 में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विपक्षी एकता के मकसद से जनता दल का गठन हुआ और लोक दल के दोनों धड़े एक हो गए, लेकिन इस कहानी में सत्ता का ट्विस्ट अभी बाकी था। 1989 में यूपी के सीएम पद के दो दावेदार थे, मुलायम और अजीत सिंह। चुनाव में जीत मिलने पर अजीत सिंह सीएम बनेंगे और मुलायम डिप्टी सीएम, ये तय हो चुका था। लेकिन आखिरी वक्त में मुलायम ने दांव चल दिया। विधायकों ने मुलायम को सीएम बनाने की मांग कर दी। वोटिंग हुई तो अजीत सिंह हार गए और मुलायम मुख्यमंत्री बन गए। यूपी के सीएम बनने का अजीत का सपना टूट गया। 10-12 वोटों से हारने के बाद अजीत सिंह इस तरह अपनी बेइज्जती समझे कि वो जहाज से अचानक भाग गए। काउंटिंग हो रही थी उसी के दौरान, और अजीत सिंह का तब से मुलायम सिंह के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। सियासत में रिश्ते भावनाओं पर नहीं, सत्ता के फायदे के लिए बनते हैं। अब अखिलेश और जयंत एक हो रहे हैं। भले ही इन दोनों के पिता के रास्ते अलग रहे हों, लेकिन इनकी मंजिल फिलहाल एक है।
बीजेपी को हराकर लखनऊ का रास्ता तय करना। अब देखना है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये कितनी दूर चल पाते हैं। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। आपको कुछ बेहद दिलचस्प बातें अतीत की बताता हूं। चौधरी चरण सिंह एक समय यूपी की ही नहीं देश के बड़े नेताओं में माने जाते थे और यहां तक कि वो देश के प्रधानमंत्री भी एक बार रहे थे। 1984 में जब कांग्रेस की लहर में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता चुनाव हार गए थे, तब भी बागपत से चौधरी चरण सिंह के चरण हिले नहीं थे। उसकी वजह जनता में उनकी पैठ और उनका 1960 के दशक में बनाया गया एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला जो आपको जानना बहुत दिलचस्प होगा। चौधरी चरण सिंह ने अपना एक विजयी फॉर्मूला बनाया जिसको पॉपुलरली कहा गया अजगर। लगेगा कोई कोबरा सांप की बात कर रहा हूं, लेकिन अजगर का एक मतलब है। देखिए, अजगर में 4 शब्द हैं। अजगर, अ से आता है अहीर, ज से हुआ जाट, ग से हुआ गुर्जर और राजपूत। ये 4 समुदाय थे, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। इन चारों को जोड़कर अजगर बना और यही चौधरी चरण सिंह की सफलता की कमान इन्हीं कम्युनिटी के हाथ में थी, इसी समुदाय के हाथ में थी। पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसमें 6% अहीर वोट, 17% जाट है, 4% गुर्जर हैं और 8% राजपूत वोटर हैं। ये गठजोड़ 35% का हो जाता है। वहीं बाद में इन्होंने जब अजगर के बाद आगे बढ़े, इवॉल्व किया अपनी राजनीति को, तो मजगर बनाया। अब मजगर क्या है ये देखिए, क्योंकि अ से अहीर तो चले गए थे मुलायम सिंह के पास, म से इन्होंने पकड़ा मुस्लिम को। मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, मजगर, ये 5 लेटर बन गए थे। अब मुसलमान के 27% भी बाकी वोटों से जोड़ दिए जाएं, क्योंकि इस इलाके में 27% लोग हैं, तो ये वोट प्रतिशत 62% बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे वोट किसी एक पार्टी को मिले, क्योंकि तब कांग्रेस भी उस इलाके में बहुत ताकतवर थी और उससे भी ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह का फॉर्मूला हिट हो गया था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1993 की अगर बात की जाए तो 1993 में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटका, लेकिन एक तरफ एसपी और बीएसपी के गठबंधन में गया तो दूसरी तरफ लोकदल के साथ गया। इसके बावजूद जाटों का प्रचुर समर्थन चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को राजनीतिक जीवन इस इलाके से देता रहा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट अलग अलग एसपी, बीएसपी, लोकदल जैसे दलों में बढ़ते गए, और जबकि ध्रुवीकरण के कारण जाट, गुर्जर, राजपूत वोट बीजेपी की तरफ चले गए। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वोट अगर गठबंधन से मिलता है तो जातिगत समीकरणों से भी मिलता है। उसी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव की बातचीत केजरीवाल से भी चल रही है। तो कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा, अखिलेश यादव गठजोड़ कर रहे हैं, स्थानीय लोकल कंडीशंस को देखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि जिसका कॉमन दुश्मन भाजपा है उसको अखिलेश अपने साथ लाना चाहते हैं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? मायावती, मुलायम सिंह यादव, सियासत में वक्त बदलता है तो रंग भी बदल जाता है। 7 साल पहले जो केजरीवाल हाथ में लिस्ट लेकर मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट बताकर उन्हें हराने की गुहार लगा रहे थे, 7 साल बाद उन्हीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में मुलायम की पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश में लग गई है। कयास तो तभी लगने शुरू हो गए थे जब संजय सिंह ने अखिलेश यादव से पहले मुलाकात की थी, लेकिन अब गठबंधन पर बात हो रही है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। सार्थक शुरुआत अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत की हुई है और सबकी ये प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त
उत्तर प्रदेश को बनाना है। तो आम आदमी पार्टी जा रही है सपा के साथ? अब वो जब उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा तो जरूर बताऊंगा। बस मैं ये कह सकता हूं कि आज इस दिशा में एक बातचीत की शुरुआत हुई है। पहली बार मैं मिला था तभी मैंने सीटों की बात की थी और जितनी सीटें मैंने मांगी थी सब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे मिल रही हैं। संयुक्त मंच साझा करेंगे और इसी सप्ताह में हमारी घोषणा हो जाएगी हम लोग कितनी मीटिंग कितनी रैलियाँ कहाँ कर रहे हैं, और नहीं तो हम लोग साथ चलेंगे और हमारी विचारधारा से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए विचारधारा लेकर चल रहा है। आप समेत कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। अखिलेश का फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा और दूसरे वर्गों को जोड़ने का है। बाकी मुस्लिम और यादव वोट तो वो अपने खाते में मानकर ही चल रहे। लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देखिए, ताज़ा खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत आशावादी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से जब उनकी मुलाकात हुई, वो तस्वीरें वो ट्वीट की गई हैं, ये लिखते हुए कि मुलाकात बदलाव के लिए है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है, ये मुलाकात बदलाव के लिए। दिलीप पांडे और संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, दोनों यूपी के चेहरे हैं और प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उत्तर प्रदेश के। अब देखिए कि अगर जिन जिन दलों के साथ अखिलेश के गठबंधन की बात चल रही है वो अगर कामयाब हो गई तो वो मोर्चाबंदी कैसी दिखेगी, हम आपको नक्शे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश के सेनापति कौन कौन लोग बनकर उभर रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एनसीआर का जो इलाका जो दिल्ली से लगता है, नोएडा का इलाका, गाजियाबाद का इलाका, यहाँ पे आम आदमी पार्टी सपा की मदद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से आगे बढ़ेंगे, बात पश्चिमांचल की करते हैं। ये इलाका जो है ये जाट लैंड जिसको कहते हैं, पश्चिमी यूपी का इलाका, यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन किया है, जिसके बारे में अभी पूरी आपने स्टोरी देखी, वो साफ बताती है कि इस इलाके में इस परिवार का, इस पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा पैठ है, अच्छी खासी मजबूती है। तीसरी जगह इटावा से बदायूं वाले ये जो इलाका है, ये केशव देव मौर्य की पार्टी महान पार्टी है, इस कम्युनिटी का आता है और इस इलाके में मौर्य लोग खासे प्रभावशाली है, महान पार्टी, और इसीलिए छोटी पार्टी ज़रूर है पर अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी ये मदद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पूरब की ओर आते हैं, बात बनारस, गाजीपुर और चंदौली की करते हैं। यहाँ पर संजय चौहान की पार्टी है, जनवादी पार्टी, इसके साथ भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने का फैसला कर लिया है और ये लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और थोड़ा पूरब की ओर आते हैं, बलिया, मऊ, गाजीपुर और गोरखपुर, इस इलाके में राजभर समुदाय का अच्छा खासा पैठ है। इसीलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो 5 साल पहले भाजपा के साथ थे, वो अखिलेश यादव के साथ उनके रथ पर सवार हो चुके हैं और दोनों मिलकर साथ साथ अपनी साइकिल की पैडलिंग कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर, प्रयागराज में असर बढ़ाने में अखिलेश को लगता होगा कि कृष्णा पटेल मददगार साबित हो सकती हैं। आज इनकी जो पार्टी है उसके साथ भी एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग की घोषणा हुई है। कृष्णा पटेल ने तारीफ की है अखिलेश यादव की और उनकी लीडरशिप की, तो ये भी इस इलाके में मजबूती प्रदान कर सकती है प्रयागराज के आसपास अखिलेश यादव के गठबंधन को। इसके साथ ही इस लीड स्टोरी पर अब मैं अपनी राय एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूं। मेरी राय यूपी की इस राजनीति के बारे में जो समाजवादी पार्टी खेल रही है उस पर बहुत साफ है कि अखिलेश यादव का अलग अलग इलाकों में अलग अलग छोटे दलों से गठबंधन इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 55% लोग जो अभी तक मिस्ड कॉल आए हैं मेरी राय से सहमत हैं, 45% लोग अभी असहमत हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो 7823944001 इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। अगर असहमत हैं तो 7823944002 इस नंबर पर आप मिस कॉल दीजिए। आपकी कॉल्स का हमको इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कि कैसे महंगाई ने आपकी जेब में एक और छेद कर दिया है। बीजेपी की मुश्किलें इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। 55% लोग राय से सहमत हैं। 7823944001 ये हमारा मिस कॉल का नंबर है अगर आप सहमत हैं तो, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 इस पर आप मिस कॉल दें। अभी तक 55% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं। आखिर में फाइनल रिजल्ट भी अपनी राय पे जो आएंगे वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कल की रिलीज होने वाली
सबसे बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर की। एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ जनता के समर्थन की जंग है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इसका मकसद पश्चिमी यूपी को विकास का गिफ्ट देना बताया जा रहा है। तो यह भी साफ है कि बीजेपी बदले में वोटों के रिटर्न गिफ्ट की भी उम्मीद कर रही होगी। क्या है जमीन पर हालात, इसको जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब से ठीक कुछ घंटों बाद पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। मौसम चुनावी है, कार्यक्रम बड़ा है, विकास का डंका पीटा जाना है, इसीलिए तैयारी भी भव्य की गई है। आकांक्षाओं की उड़ान छू रही आसमान, ये टैगलाइन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये बड़ी सौगात है क्योंकि दशकों से इस एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, लेकिन हर बार योजनाएं बनती थी और टल जाती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही 2024 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, ताकि न सिर्फ पश्चिमी यूपी को बल्कि दिल्ली एनसीआर रीजन के भी जो लोग हैं उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी सुविधा मिल सके। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत पुरानी है, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह मौजूद है। इसीलिए बीजेपी विकास की बिग पिक्चर के नए नए ट्रेलर हर हफ्ते लॉन्च कर रही है। पिछले हफ्ते 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, क्योंकि जेवर के इसी हवाई अड्डे से बीजेपी यूपी में जीत की सबसे बड़ी उड़ान भरना चाहती है। एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारे 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, कुल मिला के 21 एयरपोर्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 8 एयरपोर्ट चालू हो गए और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बीजेपी की कोशिश है कि जनता के बीच संदेश ये जाए कि चाहे रोड हो या रनवे, सहूलियतों की सारी सौगात उसकी सरकार में ही संभव हुए। जेवर की जनता भी इस दावे से कुछ हद तक इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इलाके की जिस जमीन की कीमत कौड़ियों में थी, अब वो आसमान छू रही है। विकास को देखकर लोग खुश तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी शिकायतें भी हैं। राय बटी हुई है, कुछ की मुआवजे को लेकर, कुछ की रोजगार को लेकर, कुछ भ्रष्टाचार को लेकर। मुआवजा सर इनने 4 गुना की हमने मांग करी थी, उनमें इनने 2 गुना मुआवजा नहीं दिया, वो 2 गुना भी ऐसे ही है। सरकार ने दिया है 2 गुना, अब 2 गुना भी दिया है, अब किसी का तो दिया नहीं। अपने डिक्लाइन दे देते हैं और 2 महीने के अंदर कह देते हैं इधर से चले जाओ। ये अपने आप जेसीबी से तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम तो जब मानेंगे हमारा विकास जब होगा इसमें, जब हमको रोजगार मिले, क्योंकि लोकल को किसी को नौकरी देंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में। तो ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 2 गुना है। लोगों की शिकायत है कि सरकार ने इलाके के गांवों को प्राधिकरण के तहत लाकर उनके हक का मुआवजा आधा कर दिया, मतलब सिर्फ 2 गुना ही मुआवजा दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही बीजेपी न सिर्फ एक विकास का पैमाना सेट करेगी, बल्कि चुनावों में जनता को लुभाने के लिए ये भी बताएगी कि वो हिंदुत्व की बात भी करती है और विकास की भी। और विकास के तहत ही वेस्टर्न यूपी में जिस एयरपोर्ट की डिमांड सालों साल से हो रही थी, शायद दशकों से हो रही थी, उसका सपना भी अब बीजेपी की सरकार पूरा करने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा, जेवर इंटरनेशनल। विकास जरूरी है और विकास के नाम पर वोट भी मिलते हैं, इसीलिए विकास को दिखाया भी जाता है, उसका मीडिया हाइप भी किया जाता है। लेकिन विकास को रफ्तार देने के लिए आर्थिक सुधारों की भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन सुधार करना आसान नहीं होता। अब देखिए, तीनों कृषि कानून को सरकार को वापस करना पड़ा। इसको सरकार कृषि सुधारों के लिए बहुत आवश्यक बता रही थी, लेकिन अब ये तीनों बिल खुद प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है और देश से क्षमा भी मांगी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वोट के लिए केंद्र सरकार कानूनी सुधारों की बलि देने की राह पर चल पड़ी है? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं
क्योंकि केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों को जो लागू करने का मन बना रही थी, अब ऐसा पता चल रहा है, हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने जो ये रिपोर्ट फाइल की है उसके मुताबिक इन श्रम कानूनों को भी सरकार यूपी चुनाव के पहले जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सी लेबर यूनियनों ने इन श्रम कानूनों का विरोध किया है। देखते हैं नीरज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। कानूनों के कुचक्र से श्रमिकों को छुटकारा कैसे दिया जाए, इसी के तहत केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों की ओर कदम बढ़ाया था। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का जैसा अलग जगह, उसे देखने के बाद केंद्र सरकार ने अपने कदम थाम लिए हैं। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के नारे के बीच सियासी नफा नुकसान आ गया है। इसीलिए पिछले साल केंद्र सरकार जो श्रम कानून लेकर आई थी, उसे फिलहाल लागू करने से बच रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड में तब्दील किया था। पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड, तीसरा है मिनिमम वेजेस कोड और चौथा है सोशल सिक्योरिटी कोड। आखिरी दोनों कोड में श्रमिकों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रमिक संगठन शुरुआती दोनों कोड का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत मजदूरों का हड़ताल पर जाने का अधिकार खत्म होता है, क्योंकि इस कोड के तहत ज्यादातर फैक्ट्रियों को एसेंशियल सर्विसेज की श्रेणी में रखा जाता है, और दूसरे यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड के तहत कोई भी कंपनी आसानी से बंद हो सकती है। पहले 100 लेबर तक वाली कंपनी को बंद करने के लिए भी सरकार के कई विभागों की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। जानकार मानते हैं कि देश में 90% से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 300 से कम वर्कर हैं। ऐसे में वर्किंग कोड के तहत फैक्ट्री मालिक जब चाहेगा वर्कर को बाहर कर सकता है। ये जो 2 कानून हैं, ओएसएच कोड और आईआर कोड, हम इसमें संशोधन चाहते हैं। आईआर कोड में स्ट्राइक का राइट ये वर्कर को मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये कोई मतलब नहीं होता। और छटने का जो अधिकार 300 तक दे रहे, ये रुक करके पहले 100 का था, हमारी मांग है 50 पर आना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार का मैकेनिज्म आया है, फैक्ट्री का मैकेनाइज किया जा रहा है, तो ये घटनी चाहिए। केंद्र सरकार और मजदूर संगठनों के बीच 25 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सहमति नहीं बनी। दरअसल कृषि कानूनों से उठे बवाल के बाद सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। यही कारण है कि श्रम कानून के नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहती है सरकार, और सबको संतुष्ट करने के बाद ही श्रम कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर उस पर भी कोई विरोध हुआ तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। किसान और मजदूर ये ऐसा तबका है जिसको हर पार्टी को, हर सरकार को खुश रखने की कवायद करनी पड़ती है। ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वो तबका है जो अपनी मेहनत से देश के विकास में भागीदारी करता है। किसान पहले ही नाराज चल रहे थे, ऐसे में अगर लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट किया जाए तो मजदूर श्रमिक नाराज हो जाएं तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। किसान, मजदूर और यही 2 ऐसे तबके हैं जिनको मिलाकर जनता बनती है, पब्लिक बनती है। पब्लिक को विकास चाहिए, लेकिन विकास के साथ ही महंगाई से मुक्ति भी चाहिए। लेकिन महंगाई है कि आम लोगों की जेब में लगातार छेद करती ही जा रही है। अगर 1 साल के अंदर देखिए तो मसूर दाल 25% तक महंगी हो चुकी है, सरसों का तेल 42% महंगा हुआ है, चाय पत्ती 25% महंगी हो चुकी है, टमाटर तो 72% तक महंगा है आज की तारीख में। एलपीजी जो कि गैस है उसका दाम 51% बढ़ चुका है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल का दाम अभी भी पिछले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा है और डीजल 21% तक बढ़ा हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम में तो ये राहत थी, क्योंकि 3 नवंबर को पिछले साल की तुलना में पेट्रोल 35% महंगा हो चुका था और डीजल 38% तक, उसमें कुछ राहत सरकार ने दे दी है।
एक्साइज ड्यूटी घटी है तो कीमत कम हो गई है, कुछ राहत आम पब्लिक को मिली है। वैसे कल से एक और महंगाई आपका इंतजार कर रही है। आपका मोबाइल फोन पर बात करना, डेटा इस्तेमाल करना, चाहे आप ऑफिस के लिए कॉल कर रहे हो या स्कूल के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सब चीज़ें अब और आपकी जेब पर असर डालने वाली है। हमारी एक और रिपोर्ट जो दिखाती है कि कैसे महंगाई डायन खाए जाते हैं। आजकल के टाइम में सर पढ़ाई पेमेंट सब इससे ऑनलाइन ही हो रहा है सर। बेरोजगारी होती जा रही है और कहाँ से रिचार्ज कराएं, ये भी समस्या है। जैसे इन्होंने रेट बढ़ा दिया है वैसे नेट नहीं चल पा रहा है, कॉलिंग नहीं हो पा रही है। आप 4G दिखाता है, चलता 2G भी नहीं है ढंग से। हर चीज़ का किराया बढ़ा तो आम इंसान करेगा क्या? मोबाइल को भी हम लोग सोच समझ के फिर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अपनों से बात करते हुए जो चेहरे खिलखिलाते थे, अब उन चेहरों की हवाइयां उड़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी महंगाई का झटका दिया है। घाटे का हवाला देते हुए कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी की है, जिसका मतलब ये है कि अब फोन पर लोगों का हालचाल लेना भी आपको महंगा पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से लोग पहले ही पैदल होने के कगार पर हैं। सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। ले देकर एक फोन बचा था, लेकिन अब वो भी महंगाई के लपेटे में आ गया है और इसका सीधा असर 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। सबकी जेब पे लोड पड़ेगा और कॉल तो महंगी होगी, रिचार्ज महंगा तो कॉल तो महंगी होनी है ही। अगर कोई मतलब वेबसाइट भी खोल रहे हैं तो वो भी अच्छे से ओपन नहीं हो पा रही है, हमारी बहुत ज़्यादा समस्या। और ये प्लान और बढ़ा रहे हैं, पहले भी कई बार कंपनियां बढ़ा चुकी हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे तो जीरो ही रही हैं सब। जो इतना महंगा करोगे तो फोन नहीं चलाएंगे, यही होगा। नहीं होगा तो आप चिट्ठी पुर्जी फिर कोरियर से अपना चिट्ठी लिखेंगे, फिर कोरियर में डालेंगे, अपना बीवी पढ़ लेगा। अब लेटर का जमाना ही आने वाला है कुछ दिन में, अगर ऐसी टैरिफ बढ़ता रहा तो। ये चिंता सिर्फ चंद लोगों की नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग पर बढ़े हुए टैरिफ की मार पड़ेगी। पहले 79 रुपए के मिनिमम रिचार्ज पर उन्हें फोन की सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया का सबसे छोटा रिचार्ज भी 99 रुपए का हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें कैसे एक परिवार का बजट बिगाड़ सकती हैं, अब वो जान लीजिए। पहले 28 दिनों के लिए 2 GB डेटा का पैक 299 रुपए में मिल जाता था, लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद अब वही पैक 359 रुपए का हो गया है, यानी सीधे सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी। अब फर्ज कीजिए कि किसी परिवार में 4 मोबाइल फोन यूजर्स हैं। 299 रुपए के प्लान के हिसाब से चारों लोगों का मासिक बिल 1196 रुपए था, लेकिन 359 रुपए के हिसाब से उन्हीं चारों लोगों को 1436 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब एक महीने में 240 रुपए की बढ़ोतरी। कोरोना के बाद ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। बच्चों की पढ़ाई हो या फिर वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ इंटरनेट के आसरे चल रहा था, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने डेटा प्लान में भी 20% तक बढ़ोतरी कर दी है। पहले 50 GB डेटा का टॉपअप 251 और 100 GB डेटा का टॉपअप 351 रुपए में हो जाता था, लेकिन अब यही टॉपअप 298 और 418 रुपए का हो गया है। मतलब 50 GB टॉपअप 47 रुपए और 100 GB टॉपअप 67 रुपए महंगा हो गया है। कोविड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है और इससे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। एयरटेल और वोडाफोन ने दोनों ने ही मार्केट जमा के रखा है, तो अभी तीसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहने की वजह से इसमें बेयर तो जनता ही करेगी जो भी है। और पार्टिकुलर जो खर्चा है वो तो वादा हुआ है, उसके ऊपर और भी खर्चा बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आगे चल के इकोनॉमिकली एक बर्डन होने वाला है। मेरा 2 बच्चा है, दोनों ही तो ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन, सब कुछ ऑनलाइन, तो डेटा चार्जेस भी बहुत हाई हो जाएगा। 25% तक कहा जा रहा है कि टैरिफ को बढ़ाया जाएगा, तो आदमी कहाँ से खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? बेरोजगारी अपनी तरह चरम पर है। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही लाखों करोड़ रुपए कर्ज में डूबी हैं, इसीलिए सारी कंपनियां मिलकर जनता की जेब काटने पर तुली हैं। तो मोबाइल से बात करने पर आपकी जेब कटने वाली है, लेकिन मोबाइल कंपनियों के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि 5 साल में हर ग्राहक से उनकी कमाई 20 रुपए घट गई है और अगले मार्च तक उनका कर्ज बढ़कर 4,70,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। इसीलिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। और अब आपसे एक बेहद खास अपील, मास्क पहनने को आप मजबूरी नहीं, इसको आवश्यकता बनाइए।
एबीपी न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है #MaskUpIndia। आप इसका हिस्सा बनिए, मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए, हम आपका सम्मान करते हैं। आपकी तस्वीरें तमाम देशवासियों को एक साथ दिखाते हैं अपने इस लाइव शो के दौरान। और बहुत छोटी सी कोशिश है कि जागरूकता आ सके समाज में कि मास्क अभी भी पहन के रखना है, क्योंकि कोरोना का खतरा ख़त्म नहीं है। अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं और ऐसे वक्त पर कोरोना तीसरी लहर के साथ लौटना नहीं चाहिए। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाने के पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय आपको बता देता हूं। अखिलेश का अलग अलग इलाकों में अलग अलग छोटे दलों के साथ गठबंधन इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मेरी राय से आपके सहमत हैं या नहीं है? आपकी मिस कॉल का हमको इंतजार है। अभी तक 57% लोग मेरी राय से सहमत नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मिस कॉल का फाइनल पोल रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप मिस कॉल करते रहिए जिन्होंने नहीं किया है, और साथ ही साथ बात होगी आज के शब्द की भी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।